सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आज की वीडियो होगी BPCC 103 की यूनिट 3, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे निर्मिती और चर को। तो आइए हम लोग इसको तरफ जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को कंप्लीट करनी है। तो चर का अर्थ है कुछ ऐसी चीज या स्थिति जो भिन्न होती हैं सब में। इसे मात्रा या एक संख्या के रूप में समझाया जा सकता है, जो अलग अलग होगा या अलग अलग मूल्य होंगे। परिचय खंड में भारत के किशोरों की भावात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान पर एक अध्ययन का उल्लेख किया गया था। इस अध्ययन में भावात्मक बुद्धि और आत्मसम्मान को चर के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब में अलग अलग है और इसका अलग अलग मूल्य है। सब में का किसी का आत्मसम्मान का मूल्य बहुत हाई रहता है, किसी का आत्मसम्मान का मूल्य थोड़ा कम होता है, और किसी में बुद्धि का मूल्य। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो। तो एक तो क्या बोलते हैं, वेबस्टर के अनुसार परिभाषा में एक ऐसी चीज जो परिवर्तनशील है या एक मात्रा जिसमें कई तरह के मूल्य हो सकते हैं। और मेन कलिंगर के अनुसार जो है एक चर, कलिंगर ने चर को एक गुण के रूप में परिभाषित किया जो विभिन्न मूल्यों के रूप में हो सकता है, जिसका मतलब मूल्य कई हो सकते हैं। तो चर की सक्रियात्मक परिभाषा, तो कलिंगर द्वारा कहा गया कि निर्मिति को शब्दों की मदद से उन व्यवहारों का वर्णन करके परिभाषित किया जा सकता है जो निर्मिति में निहित है। इस संदर्भ में कोई निर्मिति की संवैधानिक परिभाषा और सक्रियात्मक परिभाषा के बारे में चर्चा कर सकता है। संवैधानिक परिभाषा में निर्मिति को अन्य निर्मितियों के रूप में परिभाषित किया गया। उदाहरण के लिए फोबिया एक तर्कहीन भय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सक्रियात्मक परिभाषा में निर्मितियों को उन गतिविधियों के रूप में स्पष्ट रूप से पहचान कर अर्थ प्रदान किया गया है जिनके आधार पर उन्हें मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक नागरिकता व्यवहार को व्यक्तिगत व्यवहार का एक समुदाय है जो व्यक्ति की विवेकाधीन है। इस प्रकार एक व्यवहार औपचारिक इनाम प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। मतलब एक तो वो जिसे मापा जा सकता है, सक्रियात्मक मतलब एक वो संवैधानिक परिभाषा परिभाषित किया गया। उदाहरण के लिए फोबिया, जो कि जिसको फोबिया को नापा नहीं जा सकता, और एक वो जिसे नापा जा सकता है एक बड़े समुदाय के साथ होने के बाद भी कि उस समुदाय की कैसी विशेषता है, कैसा उसका व्यवहार है। तो उसमें कहाँ गया, ठीक है, संवैधानिक परिभाषा ठीक है। तो चर के प्रकार, उद्दीपक, जैविक और प्रतिक्रिया चर। तो इसे SOR मॉडल कहा जाता है, जिसमें होता है क्या, एस स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस, O होता है ऑर्गेनिज्म, और R होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझो कि S होता है स्टिमुलस या उद्दीपक का प्रतीक है, और इस श्रेणी को सामान्य रूप में उद्दीपन या उद्दीपक चर के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। उद्दीपक चर का स्वरूप वातावरण या ऊर्जा से होता है कि प्रकाश, ध्वनि, जिसमें प्रति जीव संवेदनशील होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म या जैविक चर के रूप में है जो परिवर्तनीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं है। इस प्रकार के चर उदाहरण के लिए दुष्चंता का स्तर, आयु, हृदय गति की दर इत्यादि। अंत में R रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया का प्रतीक एक सामान्य तौर पर प्रक्रिया चर में लीवर दबाने, किसी भी उद्दीपक के प्रति की गई प्रतिक्रिया जैसे व्यवहार आते हैं। इसी को SOR मॉडल का कहा जाता है। तो उद्दीपक चर के प्रकार में उद्दीपक, जैविक और प्रतिक्रिया चर हो गए, जो कि मनोविज्ञान की रुचि व्यवहार के कारणों का अध्ययन करते हैं। कई मनोवैज्ञानिक ने सभी प्रकार के व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण SOR मॉडल कहा जाता है कि स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स कैसे कैसे हो रहे हैं। स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर, कुछ चर स्वतंत्र होता है, कुछ चर आश्रित होता है। स्वतंत्र चर वो होता है, एक स्वतंत्र चर प्रोत्साहन चर,
वह कारक है जिसे दृष्टिकोण घटना के साथ साथ उसका संबंध का पता लगाने का प्रयास प्रयोगकर्ता का फेर या हस्तचालित या चुना गया हो। जो चुना गया हो वो स्वतंत्र होता है, और एक होता है आश्रित जिसे चुनना ही पड़ता है, जिसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। बाहरी चर और पारस्परिक चर, कोई भी और वे सभी चर जो स्वतंत्र चर या आश्रित चर के बीच के संबंध को ढक सकते हैं, उन्हें बाहरी चर कहा जाता है। बाहरी चर सीधे आश्रित चर को प्रभावित करते हैं या प्रभाव पैदा करने के लिए स्वतंत्र चर के साथ गठबंधन करते हैं। वह बाहरी चर मतलब जो स्वतंत्र चर को प्रभाव को बदल दे और वो प्रभाव सामने ले आए जो प्रभाव चाहता है शोध के लिए। ठीक है। और एक पारस्परिक भ्रमित चर वह है जो स्वतंत्र चर के साथ बदलता रहता है। स्वतंत्र चर के साथ बदलता है। एक अध्ययन में करते समय अगर हम सावधान नहीं रहते तो दो चर संयुक्त हो सकते हैं ताकि किसी एक का प्रभाव दूसरे के प्रभाव के अलग ना किया जा सके। इसे भ्रामक कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप हिंसा की धारणा पर टेलीविजन देखने का प्रभाव का अध्ययन किया जाए तो प्रायोगिक समूह में केवल किशोर थे, जबकि नियंत्रण समूह में केवल वयस्क प्रतिभागों की आयु का अध्ययन में के तहत स्वतंत्र चर के साथ भ्रमित किया जा सकता है। पारस्परिक चर अध्ययन के संदर्भों को संदिग्ध बनाता है। मतलब अगर आप एक उम्र को देखो तो आप उसे वयस्कों की तौर पे भी देख सकते हो और उसी उम्र को बालकों के तौर पे भी देख सकते हो। तो हम लोग ऐसे दो चर रखने पड़ते हैं जिसमें कहीं दोनों मिल जाए तो हमें एक चर के साथ चलने वाला चर चाहिए जिसपे हम शोध अपने कंप्लीट कर सके। सक्रिय चर और विशेषता चर, किसी भी परिवर्तनशील हेरफेर को सक्रिय चर कहा जाता है। सक्रिय चर का उदाहरण इनाम, सजा, शिक्षण के तरीके, निर्देशों के माध्यम से चिंता पैदा करना आदि है। ठीक है। जो सक्रिय रहते हैं, उदाहरण के लिए इनाम सक्रिय रहता है, शुरुआत से बता दिया जाता है इनाम यह है। सजा भी शुरुआत से बता दी जाती है कि सजा आपको मिल सकती है। शिक्षण के तरीके पहले से डिसाइड कर लिए जाते हैं कि कैसे आपको पढ़ाना है। निर्देश के माध्यम से चिंता पैदा करना आदि, ये सब सक्रिय रहता है हमेशा। विशेषताचार जिसे हेरफेर नहीं किया जा सकता, मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, उल्टा पलटा नहीं जा सकता, लेकिन प्रयोगकर्ता द्वारा मापा जा सकता है। जैसे बुद्धिमत्ता विशेषता है जिसे मापा भी जा सकता है। योग्यता विशेषता है एक और मापा भी जा सकता है। लिंग विशेष होता है और मापे भी जा सकता है कि कैसी कैसी धारणाएं होती है अलग अलग लिंगों में। सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा क्षेत्र, निर्भरता और उपलब्धि, आवश्यकता जैसे गुण के चर के उदाहरण है। गुण चर के उदाहरण मतलब विशेषता चर के उदाहरण है। मात्रात्मक और श्रेणीबद्ध चर, मात्रात्मक चर वे होते हैं जो मात्रक से में भिन्न होते हैं, जबकि श्रेणी चर प्रकार में भिन्न होता है। हो सकता है क्या बोलते हैं चरों का प्रकार आए, हो सकता है चरों का प्रकार ना आए। सतत चर वो होता है जो सततता के साथ धीरे धीरे बदलते रहते हैं अपने शोध के अनुसार। मात्रात्मक चर में दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात निरंतर और औसत चर। सतत चर और असत चर के बीच के अंतर का विशेष रूप से आंकड़ा और शोधकर्ता विश्लेषण की योजना में उपयोगी है। एक सतत चर वह चर है जो किसी भी मनमानी डिग्री और सटीकता से मापा जाने में सक्षम है। आयु, ऊंचाई, बुद्धिमत्ता, प्रतिक्रिया समय आदि एक निरंतर चर के कुछ उदाहरण है जो हमेशा निरंतरता के साथ चलते रहते हैं। ठीक है। उदाहरण है व्यक्ति की आयु और को वर्षों, महीनों और दिनों में मापा जा सकता है। इस प्रकार ऐसे सभी चर जिन्हें लघुता से सबसे छोटे अंश में मापा जा सकता है एक सतत चर कहलाता है। लघुता के सबसे छोटे अंश में मापा जा सकता है, मतलब समय को भी मिनट में नाप, घंटे में नाप लो, मिनट में नाप लो, सेकंड में नाप लो, नैनो सेकंड में नाप लो, और ऊंचाई को भी तुम नाप सकते हो। तुम मीटर में नाप रहे हो, सेमी में नाच रहे हो, इंच में नाप रहे हो, कैसे भी नाप रहे हो। बुद्धिमत्ता को भी तुम कैसे क्वेश्चनर में नाप रहे हो, 100 क्वेश्चन में नाप रहे हो, 500 क्वेश्चन में नाप रहे हो, किसी इंटरव्यू के थ्रू में नाप रहे हो, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है। और असतत चर वे चर होते हैं जो किसी भी मनमानी डिग्री या सटीकता की माप को सक्षम नहीं होते क्योंकि वह चर स्पष्ट अंतर होता है। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या 5 होगी तो 5 ही होगी, ऐसा तो ना तुम इधर उधर से करके 5.5 कर दो, 5.25 कर दो, 5.25 कर दो, है ना। एक विशेष समूह की महिलाओं की संख्या अगर किसी समूह में है तो उसको उतनी रहेगी,
में ऐसा तो करोगे नहीं, लड़कों से इतनी कम हो गई और लड़कों से इतनी अधिक है, ऐसे तो तुम नाप नहीं सकते हो। निर्मिति क्या है? निर्मिति थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जड़ तो सिंपल है। अवधारणा और निर्मिति शब्द के समान अर्थ है। अब सोचो यहाँ अवधारणा क्यों बता रहा है, पहले अवधारणा को समझो। समान अर्थ है, फिर भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक अवधारणा को वास्तविक या काल्पनिक की गई घटनाओं या वस्तुओं के किसी भी विवरणीय नियमितता के रूप में परिभाषित किया गया है। एक अवधारणा को वास्तविक या कल्पना की गई घटनाओं या वस्तुओं के किसी भी विवरणीय नियमितता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा है, एक अवधारणा सुविधाओं का एक सेट है जो कुछ नियमों के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरी परिभाषा या अवधारणा सोच के निर्माण खंड है, वे हमें व्यवस्थित तरीके से ज्ञान को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। फिर अवधारणा गतिविधियों, विचारों और जीवित जीवों की उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अवधारणा गुणों, अमूर्तों और सुविधाओं के बीच संबंधों की एक प्रतिक्रिया करती है। उदाहरण के लिए उपलब्धि एक बच्चों के कुछ व्यवहारों के प्रक्षेप से गठित एक अमूर्तता है। एक व्यवहार स्कूल के कार्यों में महारत और सीखने के साथ जुड़े है। शब्दों को पढ़ना, अंकगणितीय समस्याएं करना, चित्र बनाना इसी तरह है। विभिन्न देखे गए व्यवहारों के साथ रखा गया एक और शब्द व्यक्त किया गया, उपलब्धि। इंटेलिजेंस, आक्रामकता, अनुरूपता और ईमानदारी द्वारा अवधारणाएं जो व्यवहार और वैज्ञानिकों के लिए मानव व्यवहार की किस्मों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुख्य क्या रहा? एक अवधारणा को वास्तविक या कल्पना की गई घटनाओं, वास्तविक घटना या कल्पना की गई घटनाओं या वस्तुओं के किसी भी विवरणीय नियमितता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये हम सबसे मुख्य यही था। शोधकर्ता अक्सर विशेष वैज्ञानिक उद्देश्यों से नई अवधारणाओं का आविष्कार या निर्मिति आविष्कार करता है। ठीक है, किसी भी नए आविष्कार के लिए शोधकर्ता नई अवधारणा को विकसित करता है। ऐसी अवधारणाओं को निर्मिति कहा जाता है। अब पूरी अवधारणाओं का खेल निर्मिति पे आ गया। ठीक है, इस प्रकार आप निर्मिति को एक अवधारणा के रूप में अच्छी तरह समझा सकते हैं, इसीलिए अवधारणा पर ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। इसका जोड़ा अर्थ है, अर्थात किसी विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए आविष्कार या अपनाया गया वो फंक्शन जिसे आप बनाए हो या माने हो। उदाहरण के लिए इंटेलिजेंस एक अवधारणा है जो बुद्धिमत्ता और गैर जिम्मेदार व्यवहार में एक अमूर्त लेकिन एक वैज्ञानिक निर्मिति के रूप में बुद्धिमत्ता अर्थ अवधारणा से अधिक कहा गया, बुद्धिमत्ता अर्थ अवधारणा से अधिक और कम दोनों है। इसका अर्थ है कि वैज्ञानिक होशपूर्वक और व्यवस्थित रूप से इसका दो तरह से उपयोग करते हैं। एक यह सैद्धांतिक योजनाओं में प्रवेश करता है और विभिन्न निर्माणों से संबंधित है। ठीक है, एक अवधारणा, जब हम अवधारणा पर चर्चा करते हैं तो यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक शोध के संदर्भ में एक अवधारणा क्या है। कलिंगर द्वारा परिभाषित रूप में एक अवधारणा विशेष से सामान्यीकरण द्वारा गठित एक अमूर्त व्यक्त है, मतलब जिसे एक वैज्ञानिक शोध के लिए विशेष तौर पर बनाई गई कोई धारणा होती है जिसे अपनाया जाता है, वह निर्मिति होती है। एक निर्मिति का अवधारणा के रूप में कहा जा सकता है जिसे अनुभवजन्य उद्देश्य के लिए अपनाया गया हो, मतलब एक खास निर्मिति के प्रकार। तो अंतरशील निर्मिति और हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन, एक हस्तक्षेप करने वाला चर निर्माण होता है जिसे अन्य निर्माण के समूह के छोड़ो यार, बहुत टेढ़ा बाका चीज है, इसको पढ़ना खुद, क्योंकि फिर आप ये हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शंस में तुम लोग इतना बुरा फंस जाओगे कि बर्बाद हो जाओगे। तो निर्मिति पूछा जाएगा, चर और निर्मिति को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है दोनों में आ जाए, निर्मिति और चर क्या होता है। ऐसे पूछने में सिर्फ पूछा जाता है जो है वो चर है, कि ऐसे पूछा जाता है कि चर क्या है इसे समझाइए, और स्वतंत्र चर और आश्रित चर को समझाइए, या किसी भी मात्रात्मक चर और सतत चर को, असतत चर को, ऐसे करके निर्माण
असतत चर को और चर के अन्य प्रकार पे ऐसे करके टिप्पणी मुख्य मीट्रिक चर पे किया जाता है। क्योंकि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी क्या बोलते हैं BPCC 105, ये एक शोध है, लंबी शोध की लाइन। ये पूरा मान लो एक शोध है, तो इसमें ये 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, मतलब ये खंड 2 है, फिर ऐसे करके कई खंड है, उसमें बहुत सारी इकाइयां हैं, मतलब सॉरी खंड बड़े बड़े मान लो, और उसमें इकाइयां हैं, वो इकाइयां हैं। मतलब इसमें अगर तुम ये कॉन्सेप्ट से पढ़े हो अच्छे से और तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आया, तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें पूरी की पूरी रिसर्च मेथड समझ में आ चुका हो अच्छे से। तो इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे से पहले की चीज़ों का भी बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और क्या पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो इसको रिवाइज भी करते रहना चाहिए। तो हम लोग यूनिट 4 की तरफ आ चुके हैं, तो हम लोग यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। सब वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके जरूर दसना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक कर देना, और बहुत मेहनत से बनती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, जिस पर से हमको बहुत मोटिवेट मिलता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो और पसंद कर रहे हो। फिर भले ही आप उतना अच्छा से आपको खुद ना समझ में आया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप क्या बोलते हैं एक तरीके से क्या बोलते हैं यार, मटके में सर डाल दिया हो तो अब निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल हो गई। अब थोड़ा सांस लो कुछ देर उसी में। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, बहुत कम लोग को उतना दिमाग में नहीं घुसता है, क्योंकि रिसर्च मेथड सीखा जाता है, समझा जाता है, और बहुत बड़े बड़े टीचर्स उसको पढ़ाते हैं सही से। तो हम तो उतने बड़े कोई टीचर हैं नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा बहुत कर सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ो और समझो खुद से, और किसी भी तरीके का कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और किसी भी तरीके की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी लिंक पे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, हमें लगता है होपफुली अब जितने कहानी आपको सुनाए वो आपको समझ में आ गई होगी। तो खत्म करते हैं वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, चलो जाओ पढ़ाई करो।